आज मैं आपको इस वीडियो में कल यानी कि 16 अगस्त 2023 को हरियाणा बोर्ड का 10वीं कक्षा के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट का कंपार्टमेंट का जो पेपर हुआ था, जिसमें 4 सेट आए थे ए, बी, सी और डी। इसमें से सेट ए और बी का पूरा पेपर दिखाऊंगा और इन दोनों सेट के अंदर जो अनसीन पैसेज आए थे और ग्रामर के क्वेश्चन आए थे उनके आंसर बताऊंगा। यह वीडियो अगले महीने यानी कि सितंबर में जो कंपार्टमेंट के एग्ज़ाम होंगे, जिसमें 10वीं कक्षा के ओपन के छात्र भी हिस्सा लेंगे, उनके लिए यह वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद उनको ये पता चल जाएगा कि कंपार्टमेंट का पेपर कैसा आता है, जिससे कि वो अपने एग्ज़ाम के अच्छे से तैयारी कर पाएंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बटन के ऊपर क्लिक कर लें, ताकि जब सी और डी सेट की वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अब मैं आपको क्वेश्चन पेपर दिखाता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं 10वीं कक्षा का है। जुलाई 2023 में जो प्रिंट हुए थे पेपर, वो जुलाई 2023 के एग्ज़ाम के लिए हुए थे, लेकिन जो है बाढ़ की वजह से और जो हिंसा हुई थी उसकी वजह से पेपर कैंसिल हो गए थे, इसलिए आपके अगस्त में पेपर हुए हैं। तो इंग्लिश का पेपर है, सेट ए का है। अब इसके क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ से आपका क्वेश्चन पेपर स्टार्ट होता है सेक्शन ए से। सेक्शन ए के अंदर जो है अनसीन कंप्रीहेंशन यानी कि पैसेज आए थे। रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। डू एनी टू पैसेजेस, यानी कि 3 आए थे, 3 में से कोई 2 आपको करने हैं। पैसेज को पढ़ना है, समझना है और उसके बाद नीचे दिए गए क्वेश्चनों के आंसर देने हैं। पहले पैसेज को पढ़ते हैं। वॉकिंग इज ए गुड एक्सरसाइज, यानी कि वॉकिंग जो सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं, यानी कि वॉकिंग का मतलब होता है टहलना। इज ए गुड एक्सरसाइज यानी कि एक अच्छी एक्सरसाइज, यानी कि अच्छा व्यायाम है ये। इट इज़ यूज़फुल फॉर अस, यूज़फुल का मतलब होता है लाभदायक। इट इज़ यूज़फुल यानी कि ये लाभदायक है। फॉर अस मतलब हमारे लिए। इन द अर्ली मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग मतलब सुबह प्रातःकाल जल्दी। एवरीथिंग लुक्स फ्रेश, एवरीथिंग मतलब सब कुछ, लुक्स मतलब दिखाई देता है, फ्रेश मतलब ताज़ा, एंड फेयर मतलब स्वच्छ साफ। यानी कि सुबह के समय जो मौसम होता है वो बिल्कुल फ्रेश होता है और स्वच्छ होता है। इट कीप अस फिट एंड हेल्थी, और कीप का मतलब रखना, अस मतलब हमें, फिट एंड हेल्थी। और जो सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं वो हमेशा फिट रहते हैं और हेल्दी रहते हैं। वॉकिंग ब्रिंग्स अस इन कॉन्टैक्ट विद नेचर। वॉकिंग यानी कि टहलना, ब्रिंग्स अस यानी कि हमें लाता है, कॉन्टैक्ट में यानी कि संपर्क में, विद नेचर मतलब प्रकृति। यानी कि जो वॉकिंग है, जब हम सुबह घूमने के लिए जाते हैं तो हम प्रकृति के साथ संपर्क में आते हैं। विच फील्स अस विद जॉय, जिससे हम जो है खुशी से भर जाते हैं। फील्स मतलब भरना होता है, अस मतलब हम, विद जॉय मतलब खुशी से। यानी कि सुबह जब हम घूमने के लिए जाते हैं तो हमें खुशी महसूस होती है। इट इज़ गुड टू वॉक अर्ली इन द मॉर्निंग। इट इज़ गुड यानी कि ये अच्छा है, टू वॉक मतलब टहलना, अर्ली इन द मॉर्निंग मतलब सुबह प्रातः जल्दी। बिकॉज क्योंकि, इट मेक्स अस एक्टिव क्योंकि इससे हम जो है एक्टिव हो जाते हैं, यानी कि चुस्त हो जाते हैं, फ्रेश ताज़ा महसूस करते हैं और हैप्पी और खुश हो जाते हैं। तो बस यही छोटा सा आपका पैसेज था। अब क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच एक्सरसाइज इज गुड एंड ईजी फॉर एवरीबडी, यानी कि कौन सी एक्सरसाइज जो है अच्छी भी है और ईजी भी है, यानी कि आसान भी है। एवरीबडी मतलब सभी के लिए, तो आंसर आएगा वॉकिंग। सिर्फ वॉकिंग लिख के अगर आप आए हैं तो आपका आंसर बिल्कुल ठीक होगा। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, हाउ डज एवरीथिंग इन द अर्ली मॉर्निंग लुक लाइक, यानी कि सुबह जो है हर एक चीज़ें जो हमने पैसेज पढ़ा था तो वो कैसी दिखाई देती थी, फ्रेश एंड फेयर। तो यहाँ पर आप आंसर में लिख सकते हैं, एवरीथिंग लुक्स फ्रेश एंड फेयर। तो इतना सा आपको आंसर लिखना था, यानी कि सुबह जो है हर एक चीज़ जो है फ्रेश होती है और फेयर होती है, स्वच्छ होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, वाई इज इट गुड टू वॉक अर्ली इन द मॉर्निंग, यानी कि सुबह टहलना क्यों अच्छा है। इट कीप अस फिट एंड हेल्थी, क्योंकि ये हमें जो है फिट रखता है और हेल्दी रखता है। इट कीप्स अस
फिट एंड हेल्दी। फुल स्टॉप। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट ब्रिंग अस इन कांटेक्ट विद नेचर, यानी कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो हमें प्रकृति के संपर्क में लेके आई है। तो इसका आंसर हो जाएगा वॉकिंग, क्योंकि जब हम सुबह टहलने जाते हैं तो प्रकृति के संपर्क में आते हैं। तो आंसर में लिख सकते थे आप वॉकिंग ब्रिंग्स अस इन द कॉन्टेक्ट ऑफ नेचर। उसके बाद नेक्स्ट है गिव ए सुटेबल टाइटल टू द पैसेज। तो इसका टाइटल हो सकता है बेनिफिट्स ऑफ वॉकिंग। बेनिफिट्स ऑफ वॉकिंग जो है इसका टाइटल हो सकता है। उसके बाद दूसरा पैसेज है वंस ए मर्चेंट वाज राइडिंग टू द सिटी व्हेन ए सिकली मैन आस्क्ड फॉर ए लिफ्ट। वंस मतलब एक बार, मर्चेंट होता है व्यापारी। एक बार एक व्यापारी राइडिंग यानी कि जा रहा था घोड़े पर सवार होके, राइडिंग करना मतलब घोड़े की सवारी करना, टू द सिटी मतलब शहर में, यानी कि एक बार एक व्यापारी घोड़े पर शहर जा रहा था। वैन मतलब जब, ए सिकली मैन यानी कि एक बीमार व्यक्ति, आस्क मतलब पूछता है, फॉर ए लिफ्ट यानी कि लिफ्ट के लिए। उसके बाद देखें द मर्चेंट एग्रीड, जो मर्चेंट था यानी कि व्यापारी था, एग्रीड का मतलब होता है सहमत होना, यानी कि व्यापारी जो था सहमत हो गया, यानी कि व्यापारी ने उसे लिफ्ट दे दी। एट द सिटी यानी कि शहर पर, द मैन रिफ्यूज टू गेट डाउन सेइंग दैट द हॉर्स वाज हीज। एट द सिटी मतलब शहर में, द मैन जो व्यक्ति था, रिफ्यूज्ड मतलब इनकार कर देता है, टू गेट डाउन यानी कि नीचे उतरने से, यानी कि घोड़े पर से नीचे उतरने के लिए बीमार व्यक्ति जो है मना कर देता है। सेइंग दैट, सेइंग मतलब कहते हुए, दैट कि, द हॉर्स वाज हीज कि घोड़ा उसका है, यानी कि जो बीमार व्यक्ति था जिसने लिफ्ट ली थी वो घोड़े से नीचे उतरने से, शहर में जाने के बाद वो घोड़े से नीचे उतरने से मना कर देता है और कहता है कि ये घोड़ा मेरा है। दे वेंट टू द जज, दे मतलब वे, वेंट मतलब गए, गो की सेकंड फॉर्म में वेंट, टू द जज जज के पास, यानी कि वो दोनों जज के पास जाते हैं। द हॉर्स वाज टाइड इन ए स्टेबल, और जो घोड़ा था उसको जो है बांध दिया जाता है। स्टेबल अस्तबल को भी कहते हैं, और स्टेबल ऐसी स्थिर वस्तु जिस पर घोड़े को बांधा जा सके। तो द हॉर्स वाज टाइड, टाइड मतलब बांधना, इन ए स्टेबल। द जज आस्क बोथ ऑफ देम, जो जज है आस्क मतलब कहता है, बोथ ऑफ देम मतलब दोनों को, टू लुक एट द हॉर्स कि घोड़े की तरफ देखो, यानी कि जज जो है दोनों को कहता है कि घोड़े की तरफ देखो। द हॉर्स डिड नॉट टेक एनी नोटिस ऑफ द मैन बट ही कंटिन्यूड टू लुक इनटू मर्चेंट्स आई एफेक्शनेटली, यानी कि प्रभावशाली तरीके से, प्यार से। यानी कि जज ने कहा था दोनों को कि घोड़े की तरफ देखो। जो घोड़ा है, डिड नॉट टेक एनी नोटिस, यानी कि घोड़ा कोई ध्यान नहीं देता है। डिड नॉट टेक एनी नोटिस यानी कि कोई ध्यान ना देना। ऑफ द मैन यानी कि व्यक्ति के ऊपर, यानी कि जो बीमार व्यक्ति था उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता है। बट मतलब परंतु, ही कंटिन्यूड, कंटिन्यू मतलब लगातार, टू लुक देखता रहता है, इनटू मर्चेंट्स आई यानी कि व्यापारी की आँखों में, इफेक्शनेटली मतलब प्यार से। द जज गेव द हॉर्स टू द मर्चेंट, जो जज है, गेव मतलब देना, द हॉर्स मतलब घोड़े को दे देता है, टू द मर्चेंट मतलब व्यापारी को। तो ये था आपका पैसेज। अब इसके क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखें, व्हाट डिड द सिकली मैन आस्क फॉर, यानी कि बीमार व्यक्ति जो है किस चीज़ के लिए कहता है। तो सिकली मैन आस्क्ड फॉर ए लिफ्ट, यानी कि लिफ्ट के लिए कहता है। तो यहाँ पर आपको लिखना है सिकली मैन आस्क फॉर ए लिफ्ट। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट डिड द मैन से टू द मर्चेंट व्हेन ही डिड नॉट गेट डाउन फ्रॉम द हॉर्स, यानी कि जो बीमार व्यक्ति था वो क्या कहता है व्यापारी को जब वो मना कर देता है नीचे उतरने से। तो कहता है, ही सेज
द हॉर्स वाज माइन, यानी कि वो कहता है कि घोड़ा मेरा है। तो आंसर में आपको लिखना है ही सेज द हॉर्स वाज माइन, मतलब मेरा, कि घोड़ा मेरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड दे डू देन, तब फिर उन दोनों ने क्या किया। तो आंसर है दे वेंट टू द जज। तो आपको लिखना पड़ेगा दे वेंट टू द जज, यानी कि जज के पास चले गए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हुम वाज द हॉर्स गिवन टू, और इसमें पूछा गया है कि घोड़ा जो है किसको दिया गया। तो आंसर आएगा मर्चेंट को, टू द मर्चेंट, सिर्फ इतना लिखना था आपको, टू द मर्चेंट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वर्ड इन द पैसेज मीन द सेम एज लविंगली, यानी कि कौन सा शब्द है पैसेज के अंदर जिसका मतलब है लविंगली, यानी कि प्यार से। तो आंसर है एफेक्शनेटली, जो वर्ड आया था, या जो घोड़ा अपने मालिक को देख रहा था उसके लिए जो वर्ड यूज़ किया गया था इफेक्शनेटली, तो वो वर्ड जो है आंसर में आएगा AFFECTIONATELY। उसके बाद नेक्स्ट पैसेज है मिस्टर पटेल वर्कड इन एन ऑफिस इन बीकानेर बट ही लिव्ड इन ए विलेज। मिस्टर पटेल वर्क मतलब काम करते हैं, इन एन ऑफिस एक ऑफिस में, इन बीकानेर यानी कि जो बीकानेर में है, बट परंतु ही लिव्ड मतलब वह रहता है, इन ए विलेज एक गांव में, यानी कि गांव में रहता है मिस्टर पटेल लेकिन काम करता है बीकानेर के एक ऑफिस में। ही केम टू वर्क बाय ट्रेन एवरी डे, ही मतलब है, केम मतलब आता है, कम की सेकंड फॉर्म है केम, टू वर्क मतलब काम पर, बाय ट्रेन मतलब ट्रेन के द्वारा, एवरी डे मतलब प्रत्येक दिन, वो हर रोज़ ट्रेन से जो है अपने काम पर आता है। द रेलवे स्टेशन वाज नॉट फार फ्रॉम हिज ऑफिस सो ही ऑलवेज वेंट देयर ऑन फुट। द रेलवे स्टेशन वाज नॉट फार, फार का मतलब होता है दूर, यहाँ पर मना कर रखा है नॉट फार यानी कि दूर नहीं था, जो रेलवे स्टेशन था वो दूर नहीं था, फ्रॉम हिज ऑफिस यानी कि उसके ऑफिस से, सो मतलब इसलिए, ही मतलब वह, ऑलवेज मतलब हमेशा, वेंट मतलब जाता है, देयर मतलब वहाँ पर, ऑन फुट मतलब चलकर, पैरों पर। उस जो रेलवे स्टेशन था उसके ऑफिस से ज़्यादा दूर नहीं था, इसलिए वो वहाँ पर हमेशा चलकर जाता था। ही रीच्ड हीज ऑफिस एट 10 o'clock, रीच्ड मतलब पहुँचना, हीज ऑफिस मतलब अपने ऑफिस पर, एट 10 o'clock मतलब 10 बजे वो अपने ऑफिस पहुँच जाता था। ही वर्कड देयर वो वहाँ पर काम करता, फ्रॉम 10 AM टू 5 PM यानी कि सुबह 10 बजे से लेके शाम को 5 बजे तक। तो ये था पैसेज आपका। अब इसके क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है वेयर डिड मिस्टर पटेल वर्क, तो मिस्टर पटेल जो है कहाँ काम करते हैं। तो आंसर में लिखना है मिस्टर पटेल वर्कड इन एन ऑफिस इन बीकानेर। ये जो पहले वाली लाइन है यही आपका आंसर बन जाएगा। उसके बाद वेयर डिड ही लिव, और वो कहाँ लेता था, तो आंसर में आ जाएगा ही लिव्ड इन ए विलेज। यहाँ से लेके यहाँ तक जो है दूसरे का आंसर हो जाएगा, और यहाँ से लेके यहाँ तक पहले का आंसर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देखें अब। तीसरा क्वेश्चन है हाउ डिड मिस्टर पटेल गो टू द रेलवे स्टेशन फ्रॉम हिज ऑफिस। अभी हमने पढ़ा था बाय फुट यानी कि अब चल कर जाते थे। क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि मिस्टर पटेल जो है रेलवे स्टेशन से अपने ऑफिस कैसे जाते थे। तो आपको बताना है यहाँ पर कि बाय वॉकिंग यानी कि चलते हुए जाता था। ऑन फुट भी लिख सकते हैं तो भी आंसर ठीक होगा, या फिर लिख दें बाय वॉकिंग, चलते हुए। अगला क्वेश्चन है हाउ लॉन्ग डिड ही वर्क इन हीज ऑफिस, तो वो कितनी देर ऑफिस में काम करता है, यानी कि सुबह पढ़ा था हमने 10 AM से लेके शाम को 5 PM तक वो काम करता है ऑफिस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डिड ही कम टू वर्क एवरी डे, और कैसे आता है हर दिन
काम पर, तो ट्रेन के द्वारा। ही केम टू वर्क बाय ट्रेन एवरी डे। तो आंसर में आ जाएगा ही केम टू वर्क बाय ट्रेन एवरी डे। उसके बाद सेक्शन बी है राइटिंग स्किल का। इन क्वेश्चनों के आंसर जो है मैं नहीं करवाऊंगा, ये जो है बिल्कुल आसान भी हैं, और अगर वीडियो इससे क्या है बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। मैं जो ऐसी चीज़ें जो बाहर से आई हुई थी, यानी कि जैसे अनसीन पैसेज है या ग्रामर के क्वेश्चन हैं, इनके क्वेश्चन आपको, इनके आंसर जो है आपको गाइड में नहीं मिलेंगे, बाकी चीज़ों के आंसर आपको गाइड में मिल जाएंगे। इसलिए मैं सिर्फ वही चीज़ों के आंसर बताऊंगा जो आपकी गाइड में नहीं मिलेंगे। तो एप्लीकेशन है बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान आई थी। अर्जेंट पीस ऑफ वर्क वाली आई थी, बिल्कुल ही आसान। उसके बाद दूसरा इसके अंदर था, चॉइस थी अटेम्प्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, इन दोनों में से कोई एक करना था। राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड कॉन्ग्रेचुलेटिंग हिम हर ऑन हीज और हर सक्सेस इन क्लास 10th बोर्ड एग्ज़ाम। 10वीं कक्षा में सफल होने पर उनको कॉन्ग्रेचुलेट यानी कि बधाई देने के लिए पत्र लिखना था। उसके बाद है तीसरा क्वेश्चन। तीसरे क्वेश्चन के अंदर है, पहला ऑप्शन जो आया था इसमें आई थी डेवलप ए स्टोरी विद द हेल्प ऑफ गिवन आउटलाइंस। हेयर एंड टोर्टोइज वाली आई थी, बिल्कुल आसान सी स्टोरी है, बहुत बार आपने पढ़ रखी होगी। उसके बाद दूसरा है ड्राफ्ट एंड एडवर्टाइजमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ इंग्लिश टीचर इन GSS करनाल, यानी कि इंग्लिश टीचर के लिए एडवर्टाइजमेंट देनी थी, तो ये एडवर्टाइजमेंट आई हुई थी। उसके बाद यहाँ पर ग्रामर के क्वेश्चन है। यहाँ पर मैं सिर्फ आपको डायरेक्ट आंसर बताऊँगा। अगर आपको ये जानना है कि इनके आंसर कैसे आए थे ये, तो डिटेल में जो है वीडियो मैंने पहले ही बनाकर अपने चैनल पर अपलोड कर रखी है। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। अगर आप ये जानना चाहते हैं डिटेल में इनके आंसर की कैसे ये आंसर आए, यहाँ पर मैं सीधा डायरेक्ट ही आपको आंसर बता दूंगा। तो पहले में आएगा हैड डाइड, दूसरे में आएगा स्पीक्स, तीसरे में आएगा हैव फिनिश्ड, उसके बाद है पहले में ए, दूसरे में द, तीसरे में एन, और ये जो एक्सप्लेनेशन है वो आपको जो वीडियो डिस्क्रिप्शन में है वहाँ पर मिल जाएगी। उसके बाद है नरेशन वाला था, तो आंसर बनेगा इसका ही विल से दैट सीमा विल टेक टी, तो सिर्फ दैट लगाना था इसमें, बाकी यूँ का यूँ लिखना था। उसके बाद है आई सेड दैट आई वाज हंग्री, तो इसका आंसर ये बनेगा। तीसरे का आंसर है सेड टू है तो टोल्ड में बदल जाएगा, आई टोल्ड हिम दैट दे वुड वाटर द गार्डन। उसके बाद अगला है फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल मॉडल्स, तो पहले में मी आएगा, दूसरे में मस्ट आएगा, तीसरे में ओट आएगा। उसके बाद है ई फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जिरंड एंड इन्फिनेटिव। ही ऑलवेज लाइक्स, तो आंसर में टू प्ले, दूसरे में आएगा डू, ये वाला आंसर है, और तीसरे का आंसर है स्विमिंग, तो ये आंसर होगा। उसके बाद पंक्चुएट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, तो इसमें मिस्टर का एम बड़ा करना था, उसके बाद फुल स्टॉप लगाना था, शर्मा का एस बड़ा करना था, टीचर्स अस इंग्लिश का ई बड़ा करना था और फुल स्टॉप लगाना था। दूसरे में एनी का ए बड़ा, सैड के बाद कोमा, इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट, पेपर का पी बड़ा, और लास्ट में फुल स्टॉप और इन्वर्टेड कोमा क्लोज। उसके बाद तीसरे में गोल्डन का जी बड़ा, टेम्पल का टी बड़ा, अमृतसर और यूँ का यूँ रहेगा, और फुल स्टॉप। अब मैं आपको पूरा पेपर दिखाता हूँ, ताकि जो ओपन के छात्र हैं और जो रेगुलर के भी छात्र हैं, क्योंकि जिन्होंने रेगुलर से एग्ज़ाम दिया है और अगर पेपर अच्छा नहीं हुआ है तो उनको अपने सेट के बारे में तो पता है, बाकी के 3 सेट में क्या आया था वो नहीं पता। तो 2 सेट मैं इस वीडियो के अंदर दिखाऊंगा और नेक्स्ट वीडियो के अंदर अगले 2 सेट यानी कि सी और डी भी दिखाऊंगा।
तो इनको देखकर ये पता लग जाएगा कि कौन से क्वेश्चन आए थे। ये सीन पैसेज हैं जो आपकी बुक से आए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, 5 नंबर वाला। 5 नंबर में देख लीजिए कौन से क्वेश्चन आए थे। क्वेश्चन नंबर 7 दो नंबर वाले क्वेश्चन हैं। ये है पोइट्री, यहाँ पर नोट कर लीजिए कौन से स्टैंजा आए थे, स्टैंजा के क्वेश्चन। तो ये था आपका सेट ए। अब मैं आपको सेट बी दिखाता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं 10वीं कक्षा के लिए है, जुलाई 2023, इंग्लिश का है और सेट बी है। अब इसके अनसीन पैसेज देखते हैं। यहाँ से आपके क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं सेक्शन ए से। सबसे पहले अनसीन कॉम्प्रिहेंशन है। 3 आए थे, कोई भी 2 आपको करने थे जो आपको आसान लगे। पैसेज को पढ़ते हैं, समझते हैं और फिर उसके बाद इसके क्वेश्चनों के आंसर देखते हैं। माउंट आबू इज ए पॉपुलर हिल स्टेशन इन द अरावली रेंज इन सिरोही डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। माउंट आबू जो है एक जगह है, यानी कि हिल स्टेशन है। पॉपुलर मतलब प्रसिद्ध, हिल स्टेशन है यानी कि ऐसी जगह जहाँ पर लोग घूमने के लिए जाते हैं। इन द अरावली रेंज यानी कि अरावली की पहाड़ियों में है ये जगह। इन सिरोही डिस्ट्रिक्ट जो है सिरोही है और ये राजस्थान में है। द माउंटेन फॉर्म ए प्लेटू 22 किलोमीटर लॉन्ग एंड 9 किलोमीटर वाइड, यानी कि ये एक प्लेटो का मतलब होता है पाठार। द माउंटेन फॉर्म यानी कि ये जो पहाड़ियाँ हैं, माउंटेन हैं, पाठार बनाते हैं। एक 22 किलोमीटर लॉन्ग यानी कि लंबा है ये, और 9 किलोमीटर वाइड मतलब चौड़ाई है इसकी 9 किलोमीटर, यानी कि 22 किलोमीटर लंबा और 9 किलोमीटर चौड़ा जो है ये पाठार है। द हाईएस्ट पीक इज गुरु शिखर एट 1,122 मीटर्स अबव सी लेवल। जो हाईएस्ट पीक है यानी कि सबसे ऊंची चोटी है, हाईएस्ट मतलब सबसे ऊंची चोटी, उसका नाम है गुरु शिखर और 1722 मीटर इसकी टोटल ऊंचाई है अबव सी लेवल यानी कि समुद्र के लेवल से। इट्स हाइट्स, इसकी जो ऊंचाई है, आर होम टू रिवर्स यानी कि इसकी ऊंचाई पर नदियाँ पाई जाती हैं। नदियों का घर यानी कि नदियाँ हैं, यहाँ से नदियाँ निकलती हैं। लेक्स हैं, तालाबें हैं। वाटरफॉल्स हैं यानी कि झरने हैं। और एवरग्रीन फॉरेस्ट और हरे भरे जो हैं जंगल हैं, यानी कि इसकी चोटी पर जो है ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं। यानी कि यहाँ से नदियाँ इसकी चोटी से जो नदियाँ निकलती हैं, यानी कि इसकी ऊंचाई से तालाब मिलेंगे आपको, वहाँ पर झरने देखने को मिलेंगे और हरे भरा जंगल देखने को मिलेगा। दे ऐड टू द ब्यूटी ऑफ द माउंटेन, और ये जो है माउंटेन की जो खूबसूरती है यानी कि पहाड़ों की जो खूबसूरती है उसको बढ़ाते हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं पहाड़ की खूबसूरती को बढ़ाते हैं। द माउंटेन इज़ होम टू हिंदू टेम्पल्स, और ये घर है हिंदुओं के टेम्पल का, यानी कि यहाँ पर बहुत सारे हिंदू टेम्पल हैं। द अचलगढ़
फोर्ट इज़ नियर बाय, और अचलगढ़ जो फोर्ट है, किला है, वो इसके पास ही है। क्वेश्चन देखते हैं इसके। पहला क्वेश्चन है विच हिल स्टेशन इज डिस्क्राइब्ड हियर, कौन से हिल स्टेशन के बारे में यहाँ पर बताया गया है। डिस्क्राइब करना मतलब वर्णन किया गया है, तो माउंट आबू के बारे में। उसके बाद दूसरा है व्हाट इज गुरु शिखर, अभी हमने पढ़ा था ना हाईएस्ट पीक, यहाँ पर लिखा हुआ था गुरु शिखर क्या है, हाईएस्ट पीक है। तो गुरु शिखर इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ माउंट आबू, आंसर में आपको ये लिखना है। अगला क्वेश्चन देखें, विच फोर्ट इज़ नियर बाई, अभी पढ़ा था, लास्ट लाइन में था, ये रहा यहाँ पर अचलगढ़, अचलगढ़ फोर्ट जो है इसके पास ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट मेक्स दिस माउंटेन ब्यूटीफुल, और कौन सी चीज़ें जो है इस माउंटेन को ब्यूटीफुल बना देती हैं। तो यहाँ पर हमने पढ़ा था इट इज़ द होम ऑफ रिवर्स, ये घर है नदियों का, लेक्स का, वाटरफॉल्स यानी कि झरनों का, और एवरग्रीन फॉरेस्ट का। तो ये चीज़ें जो हैं इसको खूबसूरत बनाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर इज़ माउंट आबू सिचुएटेड, पहली लाइन में ही यहाँ पर बताया गया था। यहाँ पर आपको लिखना है माउंट आबू इज सिचुएटेड इन अरावली रेंज इन सोरोही डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। तो इतना आपको लिखना है तो आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट पैसेज है जुपिटर इज़ द लार्जेस्ट प्लेनेट इन आवर सोलर सिस्टम, यानी कि जो हमारा सोलर सिस्टम है इसके अंदर जुपिटर जो है सबसे बड़ा ग्रह है। इट हैज़ 4 प्लेनेट साइज मून्स, यानी कि इसके पास ग्रह के साइज के बराबर 4 मून हैं। जिस तरह से पृथ्वी के पास एक चांद है, इसके पास 4 चांद हैं। एंड मैनी स्मॉलर सैटेलाइट, और बहुत सारे उपग्रह हैं, छोटे छोटे उपग्रह हैं। सैटेलाइट यानी कि उपग्रह। इट इज़ सो बिग दैट मोर देन 1000 अर्थ कुड फिट इनसाइड, ये इतना बड़ा है कि इसके अंदर पृथ्वी जैसे 1000 से भी ज़्यादा ग्रह जो हैं इसके अंदर आ जाएंगे। इट इज़ सो बिग यानी कि ये बहुत बड़ा है, दैट की मोर देन 1000 अर्थ, यानी कि अर्थ है पृथ्वी, यानी कि 1000 पृथ्वी से भी ज़्यादा इसके अंदर समा सकते हैं, आ सकते हैं। जुपिटर इज़ वेरी स्टॉर्मी प्लेस, जुपिटर जो है बहुत ही स्टॉर्मी प्लेस है, यानी कि यहाँ पर तूफ़ान आते रहते हैं। कवर्ड इन क्लाउड्स, बादलों से घिरा हुआ है। दैट आर मेड मोस्टली ऑफ अमोनिया, जो कि अधिकतर बने हुए हैं अमोनिया से, यानी कि ये जो बादल हैं अमोनिया के हैं, अमोनिया से बने हुए हैं। वन स्टॉर्म क्लाउड इज़ सो लार्ज, जो एक स्टॉर्म क्लाउड यानी कि तूफ़ानी बादल है वो बहुत ही बड़ा है। इज़ सो लार्ज दैट की इट इज़ नोन एज, इसको जाना जाता है द ग्रेट रेड स्पॉट, यानी कि इसको इस नाम से जाना जाता है, इसको बोला जाता है ग्रेट रेड स्पॉट। एंड हैज़ बीन रैगिंग फॉर हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स, और कई सौ सालों से जो है ये वहाँ पर प्रकोप यानी कि अपना जो है घूम रहा है, यानी कहने मतलब है कि बादल जो है अभी तक मंडरा रहा है, ये तूफ़ान जो है अभी तक मंडरा रहा है। जुपिटर इज़ कॉल्ड ए गैस जाइंट, जुपिटर को कहा जाता है कि गैस जाइंट यानी कि गैसों का बना हुआ। बिकॉज इट हैज़ नो सॉलिड सरफेस, क्योंकि जुपिटर के अंदर जिस तरह से पृथ्वी के अंदर सतह है, सॉलिड सरफेस है, कहता है कि जुपिटर के अंदर जो है कोई भी सॉलिड सरफेस नहीं है। इट्स एटमॉस्फेयर यानी कि जिसका जो वातावरण है स्लोली गेट्स थिकर एंड थिकर, यानी कि धीरे धीरे जो है वो मोटा होता जा रहा है, यानी कि यहाँ का जो वातावरण है वो धीरे धीरे मोटा होता जा रहा है। अनटिल इट्स रीच द लिक्विड ओशन, जब तक कि वो लिक्विड ओशन में ना कन्वर्ट हो जाए, यानी कि वहाँ पर समुंदर ना बन जाए। ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का, एंड वाटर और पानी, यानी कि अभी जो है गैस की फॉर्म में है लेकिन
वहाँ पर जो है एटमॉस्फेयर में यानी कि वातावरण में धीरे धीरे बदलाव हो रहा है और जो गैसें हैं वो मोटी होकर जो है समुद्र में बदल जाएंगी, हाइड्रोजन के समुद्र में और पानी के समुद्र में, यानी कि पानी बन जाएंगी बाद में वो। जुपिटर हैज़ 3 फेंट रिंग्स, और जुपिटर की जो 3 जो हैं फेंट मतलब फीकी, रिंग्स मतलब छल्ले हैं, यानी कि जुपिटर के चारों तरफ जो है 3 फीके छल्ले हैं। अब इसके क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है लिस्ट 2 यूनिक थिंग्स अबाउट जुपिटर, यानी कि जुपिटर के बारे में कोई 2 यूनिक सी अलग सी बातें बतानी हैं। तो बहुत सारी बातें थी, इसमें से कोई भी 2 बातें आप बता सकते हैं। इट हैज़ 4 प्लेनेट साइज मून, इसके 4 जो हैं ग्रह के आकार के चांद हैं। एंड मैनी स्मॉलर सैटेलाइट्स, और बहुत सारे छोटे छोटे जो हैं सैटेलाइट्स हैं, उपग्रह हैं। तो ये दोनों चीज़ें लिख सकते हो, आंसर में आ जाएगा इट हैज़ 4 प्लेनेट साइज मून्स एंड मैनी स्मॉलर सैटेलाइट्स। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है हाउ मैनी अर्थ कुड फिट इनसाइड जुपिटर। तो ये भी एक विचित्र बात ही थी कि इसके अंदर जो है मोर देन 1000 अर्थ कुड फिट इनसाइड इट। तो 1000 से ज़्यादा पृथ्वी जो है इसके अंदर समाहित हो सकती हैं। तो ये इसका आंसर होगा मोर देन 1000 अर्थ कुड फिट इनसाइड इट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई इज जुपिटर नोन एज ए गैस जाइंट, यानी कि जुपिटर को गैस जाइंट के नाम से क्यों जाना जाता है। बिकॉज जुपिटर हैज़ नो सॉलिड सरफेस, क्योंकि जुपिटर के पास कोई भी सॉलिड सरफेस नहीं है, सारा गैसों से भी बना हुआ है, इसलिए इसको गैस जाइंट कहते हैं। तो आप आंसर में लिख सकते हैं जुपिटर इज़ कॉल्ड ए गैस जाइंट बिकॉज इट हैज़ नो सॉलिड सरफेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी मून्स डज जुपिटर हैव, जैसा कि हमने पहले अभी पढ़ा था पैसेज के अंदर 4 मून हैं। उसके बाद हाउ मैनी फेंट रिंग्स डज जुपिटर हैव, सबसे लास्ट लाइन में यही चीज़ थी, 3 छल्ले थे फीके, तो 3, तो आंसर में आएगा 3। उसके बाद नेक्स्ट पैसेज है बर्ड्स ऑलवेज अट्रैक्ट चिल्ड्रन, यानी कि जो पक्षी हैं वो बच्चों को हमेशा अट्रैक्ट करते हैं, यानी कि बच्चों को पक्षी पसंद होते हैं, यानी कि उनको पसंद आते हैं पक्षी। तो बर्ड्स ऑलवेज अट्रैक्ट चाइल्ड, यानी कि पक्षी जो हैं हमेशा बच्चों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। दे आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स, ये अलग अलग तरह के होते हैं, कलर्स अलग अलग कलर के होते हैं, एंड नेचर्स और अलग अलग प्रवृत्ति के होते हैं। वी हैव द स्मॉलेस्ट बर्ड, हमारे पास जो है सबसे छोटा बर्ड है द हमिंग बर्ड, जिसको हम हमिंग बर्ड के नाम से जानते हैं, और इसको हिंदी में गुंजन पक्षी कहते हैं, गुंजन के नाम से जानते हैं इसको। एंड द, ये सबसे छोटा पक्षी है, और एंड द बिगेस्ट वन, और जो सबसे बड़ा है वो है ऑस्ट्रिच, यानी कि ऑस्ट्रिच को हम जानते हैं शतुरमुर्ग के नाम से। अगला है आवर नेशनल बर्ड पिकॉक इज़ आल्सो ए लार्ज ब्यूटीफुल बर्ड, हमारा जो नेशनल बर्ड है यानी कि राष्ट्रीय जो पक्षी है पिकॉक यानी कि मोर, वो भी क्या है, बहुत बड़ा है और ब्यूटीफुल बर्ड है। बर्ड्स आर ऑफ वेरियस कलर्स एज स्पैरो आर ग्रे, पक्षी अलग अलग कलर के होते हैं, ऑफ वेरियस कलर्स एज, जैसे कि स्पैरो यानी कि जो चिड़िया है वो ग्रे कलर की भी होती हैं, वाइट एंड ब्लैक। उसके बाद पैरट यानी कि तोता लाइट ग्रीन हल्के ग्रीन का होता है, और डेपल्ड यानी कि डेपल्ड का मतलब होता है रंग बिरंगा, यानी कि जो तोते होते हैं वो अलग अलग कलरों के भी आते हैं। उसके बाद पीजन, पीजन जो हैं लाइट ग्रे के भी होते हैं और वाइट भी होते हैं, कबूतर। उसके बाद पिजन्स, स्पैरोज, पैरट्स एक्सेट्रा आर ऑफ क्वाइट नेचर, यानी कि ये जितने भी पक्षी हैं ये शांत स्वभाव के होते हैं। क्वाइट नेचर मतलब इनकी जो स्वभाव होता है वो शांत होता है, किनका, पिजन्स का, स्पैरो का, पैरट्स का। उसके बाद हॉक, हॉक होता है बाज। ईगल, ईगल का मतलब होता है गरुड़। काइट यानी कि चील, वल्चर यानी कि गिद्ध, क्रो कोवा आर प्रीडेटर, ये सारे क्या हैं, प्रीडेटर हैं, यानी कि परभक्षी हैं जो दूसरे पक्षियों को खाते हैं। तो ये था आपका पैसेज। अब क्वेश्चन देखते हैं।
पहला क्वेश्चन है व्हाट डू बर्ड्स ऑलवेज डू, यानी कि पक्षी हमेशा क्या करते हैं। तो पहली लाइन में ही इसका आंसर है, ये लाइन पूरी लिख देना, अगर आपने लिखी है तो आंसर बन जाएगा बर्ड्स ऑलवेज अट्रैक्ट चिल्ड्रन। तो पहले क्वेश्चन का आंसर ये है। उसके बाद दूसरा है विच वन इज़ द स्मॉलेस्ट बर्ड। अभी हमने पढ़ा था कि सबसे छोटा पक्षी कौन सा होता है, तो आपको आंसर में लिखना था हमिंग बर्ड, यानी कि हिंदी में गुंजन पक्षी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन इज़ द बिगेस्ट बर्ड। तो अभी हमने पढ़ा था ऑस्ट्रिच, OSTRICH। उसके बाद है विच बर्ड इज़ आवर नेशनल बर्ड, यानी कि ये तो सभी को पता है पिकॉक, जो मोर है वो हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। और उसके बाद नेक्स्ट है गिव ए सूटेबल टाइटल ऑफ टू द पैसेज। तो इसका टाइटल हम दे सकते हैं टाइप्स ऑफ बर्ड्स या वैराइटीज़ ऑफ बर्ड्स, इन दोनों में से कोई भी एक आप दे सकते हैं। उसके बाद सेक्शन बी है, एप्लीकेशन आई थी, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल फॉर फुलफिलिंग कंसेशन। ए में जो है अर्जेंट पीस ऑफ वर्क आई थी सेट ए में, और सेट बी के अंदर है फुलफिल कंसेशन। दोनों ही एप्लीकेशन बहुत ही आसान आई हुई थी जो बार बार आपने पढ़ रखी हैं। उसके बाद सेट बी ऑप्शन में राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड हु मीट विद एन एक्सीडेंट विशिंग हिम स्पीडली रिकवरी, यानी कि आपके दोस्त का जो है एक्सीडेंट हो गया है और आप उसको जो है लेटर लिख के विश करते हैं कि उसका जो है जल्दी से रिकवरी हो जाए, यानी कि वो जल्दी से ठीक हो जाए। तो इस चीज़ के लिए आपको लेटर लिखना है। नाम ये बताए गए हैं, सक्षम और साक्षी। तीसरा क्वेश्चन था, तीसरे क्वेश्चन के अंदर स्टोरी आई हुई है ए बॉय फेल्स इन बैड कंपनी के नाम से जो आपकी स्टोरी है वो आई हुई है। ड्राफ्ट एन एडवर्टाइजमेंट फॉर द सेल ऑफ ए कार की सेल के लिए, यानी कार बेचने के लिए एडवर्टाइजमेंट देनी थी, ये क्वेश्चन आया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर जो है ग्रामर के यहाँ क्वेश्चन है, यहाँ पर मैं सीधा डायरेक्ट आपको आंसर बताऊंगा। अगर आपको ये जानना है कि इनका ये आंसर कैसे आया है, जो एक्सप्लेनेशन है के साथ मैंने वीडियो जो है कल अपलोड कर दी थी अपने चैनल पर, उसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आप डिटेल में जानकारी चाहते हैं तो उस वीडियो को देख सकते हैं। अब आंसर बताता हूँ इनके। पहले का है माई मदर गोज़ टू मार्केट एवरी डे, गो जाएगा आंसर में। उसके बाद सा आएगा दूसरे में, तीसरे में आएगा वर वाचिंग। उसके बाद है फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट आर्टिकल वाले हैं, पहले में ए, दूसरे में द, तीसरे में भी द आएगा। उसके बाद नरेशन वाले हैं, तो ही सेज दैट गीता इज ए गुड सिंगर, तो ये आपका आंसर बनेगा। उसके बाद दूसरा है ही सेड टू मी यू मस्ट वर्क हार्ड, तो इसका आंसर बनेगा ही टोल्ड मी दैट आई हैड टू वर्क हार्ड। उसके बाद तीसरा है द टीचर टोल्ड हिम दैट ही हैड नो स्पेयर टाइम दैट डे, तो ये आपका आंसर बनेगा तीसरे का। उसके बाद डी का सूटेबल मॉडल है, तो पहले में आएगा वुड, दूसरे में आएगा मस्ट और तीसरे में आएगा मे। उसके बाद है पहले में आएगा टू आस्क, फिर उसके बाद आएगा लाफ और तीसरे में आएगा गो। उसके बाद है पंक्चुएट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, तो इसमें सुधा का एस बड़ा होगा, आई कैपिटल होगा और उसके बाद लास्ट में फुल स्टॉप लगेगा। माई का एम बड़ा, एम का एम बड़ा, फुल स्टॉप उसके साथ, ए बड़ा और फुल स्टॉप, इंग्लिश का ई बड़ा और लास्ट में फुल स्टॉप। उसके बाद है वट का डब्लू बड़ा और इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट करना है यहाँ से, उसके बाद कोमा लगा के इन्वर्टेड कोमा बंद करना है। उसके बाद सैड, सुरेश का एस बड़ा करना है, लास्ट में फुल स्टॉप। उसके बाद सेट डी है,
इसके बाद मैं सिर्फ आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा। अगर सॉल्यूशन बताता हूं तो वीडियो जो है बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। और ये जो हैं सीन पैसेज हैं जो आपकी बुक से ही पूछे गए हैं, गाइड में आपको इनके आंसर मिल जाएंगे। जो अनसीन पैसेज थे उनके आंसर आपको गाइड में नहीं मिलते, इसलिए मैंने उनके आंसर आपको बता दिए हैं। जो हरियाणा बोर्ड के 10वीं के छात्र हैं वो इन क्वेश्चन पेपरों को ज़रूर देखें, क्योंकि हरियाणा बोर्ड के जो 10वीं के ओपन के छात्र हैं और जो रेगुलर के हैं उनके पेपर एक साथ होंगे, एक ही तारीख को होंगे, अलग से ओपन के एग्ज़ाम नहीं होते हैं। तीसरा सीन पैसेज है ये। स्टेंजा है ये पोएम का। तो ये थे आपके हरियाणा बोर्ड के कल जो 10वीं कक्षा का कंपार्टमेंट का इंग्लिश सब्जेक्ट का पेपर हुआ है, सेट ए और बी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बटन के ऊपर क्लिक कर लें ताकि जब नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।